इन वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में विद इमेज के साथ हर चीज़ को कवर करेंगे। और साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। और साथियों देखिए, अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और बाकी जितनी विषय हैं आपके स्कोर अच्छे स्कोर लाने के लिए सहायक होती हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग और क्या है हिंदी, ये अच्छे स्कोर लाने के लिए। लेकिन परीक्षा में पास कराने के लिए सामान्य ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है साथियों। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो वो बाकी 3 विषय पढ़नी है, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो समझ लीजिए कि आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस पढ़ना होगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी ये पूछा गया था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो उस समय यानी उस समय थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसमें जो ऑप्शन डी है, सुचेता कृपलानी, इनकी पत्नी थी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश राज्य की। चलिए आइए देख लेते हैं कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं अधिवेशन और अध्यक्ष। तो पहला वाला 1885 जो बम्बई में हुआ था, इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसके तीसरे ध्यान रखना, मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। तो और भी बताते हैं हम आपको, ठीक है। और ये है 1896, ये कलकत्ता अधिवेशन है। इसमें रहीमतुल्लाह सैनी जब साथियों हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था, ये उस समय के हैं। और देख लेते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस ने किया था। इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो गुटों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। और भी देख लेते हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कौन से हैं, 1916 के भी हैं, लखनऊ वाला अंबिका चंद्र मजूमदार। इस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी 1907 में गरम दल नरम दल में विभाजित हुई थी, वो उन लखनऊ के अधिवेशन में उनमें विलय हो गया था। यानी कांग्रेस का विलय हो गया था, गरम दल और नरम दल वो नहीं रहे थे, फिर ये विलय हो गए थे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का जब प्रथम महिला इसके अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट रहता है 1924 बेलगाम अधिवेशन, पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भी देख लेते हैं, इसमें दो और भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो देखिए कौन से हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी उस समय। और 1931 कराची अधिवेशन, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी 1939 का ये त्रिपुरी अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया यानी इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और देखिए 1946 के समय ये मेरठ में जेबी कृपलानी थे, ठीक है, यही पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की जो सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो आपसे पूछी गई है। यानी भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है, तो वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। आइए इस मैप की मदद से देख लेते हैं किससे कितना सीमा लगती है भारत की, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने इस मैप की मदद से। तो जो अफगानिस्तान है इससे 106 किलोमीटर की, और ये चाइना है उससे 3488, पाकिस्तान से 3323, और नेपाल से 1551, भूटान से 699, म्यांमार से 1643। और देखिए बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से। और अगर हम देखें स्थलीय सीमा कितनी है जो भारत की, ये जो इस प्रकार से जो स्थलों से लगी हुई है, ये है 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्री तट हैं इस प्रकार से ये समुद्र से कितनी लगी हुई है, तो ये 7,517 किलोमीटर, ठीक है साथियों। अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन आपसे पूछे गए हैं, यानी सबसे बड़े वो कौन से वन हैं जो भारत में सबसे अधिक फैले हुए हैं। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये वे वन होती हैं जब वृक्ष अपने पत्ते गिराते हैं, जैसे इस प्रकार से। चलिए इस चित्र में हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है,
कि जब इधर की ओर से बारिश जाती है तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ मानसेराम मेघालय में होती है ना सबसे ज़्यादा। तो इधर का एरिया है सबसे ज़्यादा वर्षा पाता है, और ये जो है थोड़ा कम वर्षा, और सबसे कम वर्षा राजस्थान की ओर। ठीक है, तो इधर की ओर जब ज़्यादा वर्षा होती है तो सदाबहार वन मिलती है। ठीक है, सदाबहार वन। और यहाँ थोड़ी कम वर्षा होती है 150, यहाँ 200 से ऊपर मिलीमीटर, यहाँ 150 के आसपास, तो यहाँ होते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन यानी पत्ते गिराने वाले वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में फिर कैसे मिलेंगे, सबसे कम बारिश होती है, जैसे तभी तो यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, कम वर्षा होती है इसीलिए, तो यहाँ मिलते हैं कटीले वन। तो पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये सबसे बड़ा वन का क्षेत्र है। ठीक है, जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं ये पर्णपाती वन में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छी तरह आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र यानी गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण पूछा गया साथियों, किसने कराया? तो इसके सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आइए अगले क्वेश्चन पर, 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2045 तक। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या है साथियों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं देख लेते हैं। हमारी ग्रीन हाउस गैसों में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये ओजोन जो लेयर होती है वो वाली, और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। ये जलवाष्प भी हमारी ग्रीन हाउस गैस में मानी जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है साथियों? जैसे कि हमने आपको चौथी प्रैक्टिस सेट में समझाया था, और भी समझाते हैं, जैसे सूरज से आने वाली जो किरण है पृथ्वी तक आकर और वापस जाती हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना उसको सोख लेती हैं। ठीक है, और वापस उधर ही लौटा देती हैं पृथ्वी की ओर, जिससे क्या है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। ठीक, तो चलिए आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। ग्रीन हाउस गैसों को आप अच्छी तरह से पढ़ ली, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। साथियों देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। हमारा चैनल नया ही है, इसलिए साथियों आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है साथियों। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क पूछा गया है कितने भागों में विभाजित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। जो 3 भाग होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के, कौन से होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग? तो अग्र मस्तिष्क इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये 3 भाग होते हैं। आइए चित्र की मदद से समझते हैं कौन से होते हैं। तो ये चित्र की मदद से आप समझेंगे कौन से भाग हैं। देखिए यहाँ से ये अग्र मस्तिष्क, इसमें प्रमस्तिष्क और कपाल आते हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क कई भाग है। ये जो है मध्य मस्तिष्क है, ये वाला, ठीक है, इसी में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये सब आते हैं। और ये है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें पोन्स, मेंडुला, अणुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में आते हैं। तो साथियों अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पूछा गया है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब कानपुर में किसने नेतृत्व किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाना साहब। तो नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है, मंगल पांडे ने मेरठ से। आइए अगले, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। भोर का तारा इसी को कहते हैं, सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये है हमारा शुक्र और ये है पृथ्वी। ये शुक्र और ये पृथ्वी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो ये पूछा गया है वो कौन सी तारीख है जब विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। आइए महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं, कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो ये देख लेते हैं, ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस साथियों, देखते हैं।
15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, जो फरवरी लास्ट होता है ना उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को। और 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। अच्छा, जो 22 मार्च था ना, 22 मार्च, इस 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जल दिवस 22 मार्च। और ये 22 अप्रैल है, इसमें पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 24 अप्रैल आपको बताया था राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बताया ही था। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है, जो वायुसेना होती है ना वो वाली। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ठीक है, जो नेवी होती है वो वाली। ठीक है, तो साथियों अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे यानी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पूछा गया है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम रैम। जो रैम होती है कंप्यूटर में उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इस प्रकार से। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम, ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी। जब आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्या होता है साथियों, कंप्यूटर में जो भी कुछ लिखा होता है, जो भी पहले से ही जो अपलोडेड होता है, यानी कुछ लिखा होता है पहले से ही जिसको हम हटा नहीं सकते, वो होता है रोम। यानी उसको रीड ओनली मेमोरी, उसको केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, तो वो होता है रोम। और जो हम बाहर से डाटा डालते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैम। इस प्रकार से आइए देख लेते हैं रैम और रोम किस प्रकार होते हैं। ये चित्र में आप समझ पा रहे होंगे। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। जो सत्यमेव जयते है ना वो कहाँ से लिया गया था ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंडका उपनिषद। जो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। यानी सिंधु सभ्यता स्थल का बंदरगाह है कौन सा, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। यहाँ ऑप्शन सी होगा, ये लोथल, ठीक है। ये लोथल गुजरात में स्थित है। और ये धौलावीरा भी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, ये जो लोथल गुजरात में, ठीक है, ये बंदरगाह जो है गुजरात में है, गुजरात। और हड़प्पा ये पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी। तो पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीमानु भंडारनायके। ये श्रीमानु भंडारनायके श्रीलंका की थी, सॉरी ये कहाँ की थी, ये श्रीलंका की थी, ठीक है। और इसमें जो बेनजीर भुट्टो हैं ये पाकिस्तान की थी पहली महिला प्रधानमंत्री। और ये इंदिरा गांधी हैं, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और मार्गरेटर थेचर ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, बस इसमें ये जो पूछा गया है श्रीमानी भंडारनायके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये श्रीलंका की पहली, यानी पूरे देश यानी विश्व में थी, ये विश्व में सबसे पहले यही थी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउस ऑफ पीपल को देश के नाम से भी जाना जाता है। तो हाउस ऑफ पीपल को किस और नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब है लोकसभा। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा इसको उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है। तो ये संसद और राज्यसभा लोकसभा ये किस अनुच्छेद में आते हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, स र ल, ठीक है, इस तरह से। तो स से हो जाएगा संसद, ये 79 अनुच्छेद में आता है। और र से हो जाएगा राज्यसभा, ये 80 अनुच्छेद में आता है। और ल से हो जाएगा लोकसभा, ये 81 अनुच्छेद में आता है। तो आप इस प्रकार से भी इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है। तो ये पूछा गया है वो कौन सा ग्रह है उस पर दिन सबसे छोटा होता है। उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति पर मात्र 10 घंटे का दिन होता है। आइए किस ग्रह पर कितने घंटे का दिन होता है जान लेते हैं। देखिए बुध है, बुध पर 1408 घंटे का, शुक्र पर 5832 घंटे का, और पृथ्वी पर 24 घंटे का, मंगल पर पृथ्वी के लगभग समान 25 घंटे, और बृहस्पति पर ये देखिए सबसे कम 10 घंटे, ठीक है, ये 10 घंटे मात्र। और शनि पर 11 घंटे का, अरुण पर 17 घंटे का, नेपच्यून पर 16 घंटे का, ठीक है। तो सबसे कम आपको ध्यान रखना है बृहस्पति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक में किसके
नाम लिखे जाते हैं। जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किसके नाम लिखे जाते हैं साथियों, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के जो जो प्रजाति जो अभी इस समय जो लुप्त होती जा रही है या फिर संकट में है, जो आगे विलुप्त होने की कगार पर हैं, उस प्रकार के जो भी विलुप्त प्राय प्रजाति होती हैं उनको हम रेड डाटा बुक में, ये जो रेड डाटा बुक है उसमें लिखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब के बारे में पूछा गया साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ। औरंगजेब था ये शाहजहाँ का पुत्र था। देखिए ये उसी लिस्ट से लिखे हैं। बाबर, बाबर का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र शाहजहाँ, शाहजहाँ का पुत्र जहांगीर, सॉरी बाबर, बाबर का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ और शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शंघाई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो एससीओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। 8 देश जो हैं ये शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन से देश हैं जो शंघाई सहयोग संगठन में स्थित हैं। देखिए साथियों कौन से हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए इस मैप की मदद से, तो इसमें देखिए चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये हैं 8। तो इसमें आपको एक ट्रिक आपको बताते हैं, जो स्थान वाले जितने भी हैं, जैसे देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये तो स्थान वाले राज्य देश ज़्यादा मिलेंगे, ये जो है स्थान वाले। ठीक है, और आपको ध्यान क्या रखना है इसमें एक्स्ट्रा, कि इसमें चाइना भी है, रसिया भी है और इंडिया भी है। ये चाइना, रसिया, इंडिया, इनको ध्यान रखना है। बाकी ये 500 तो स्थान वाले है ही। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, आपको चाइना, रसिया और इंडिया आपको ध्यान रखने हैं। तो आई होप अच्छी तरह समझ पाए होंगे साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। चैनल नया ही है इसीलिए साथियों हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस का प्रैक्टिस सेट और भी सब्जेक्टों को इस अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ साथियों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है साथियों आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात दर्ज किया गया। यानी जो राष्ट्रीय लिंगानुपात था वो कितना था उत्तर प्रदेश का, ये पूछा गया है बस आपसे। तो इसका सही जवाब है 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों में 912 महिला थी। तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएँ थी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का ये क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम यानी जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो जबरन श्रम को भी रोकता है और शोषण को भी रोकता है, बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब है साथियों, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डी, यही अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ही जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है। ठीक है, चलिए हम और भी अनुच्छेदों के बारे में आपको बताते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ये 2 सिद्धि से संरक्षण, यानी आपको उस समय आपने जब अपराध किया तो उस समय का ही आपको सजा दी जाएगी, इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद में बताया है। और अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में ही है। और अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। देख लेते हैं मीनाक्षी मंदिर का चित्र, ये है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है, इसका सही जवाब है हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, 2 भाइयों ने की, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने, इनका आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये पूछी जाती है किसने की, तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व नोवल यानी अक्रिय गैस नहीं है। तो
उनको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। वो कौन सा तत्व नहीं है जो नोबल गैस नहीं है और अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना तो नोबल गैस है ना अक्रिय, ना अक्रिय और नोबल एक ही बात है। तो ये जो है आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये हमारे अक्रिय गैस होती है। ठीक है, ये 18वें ग्रुप में आती हैं साथियों। इसकी मदद से देख लेते हैं हम आवर्त सारणी की मदद से। ये इधर की तरफ जो आती है ना, ये लास्ट की तरफ, यही है हमारी नोबल गैस। तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब हमारी क्या है? ये है हमारी नोबल गैस है। ठीक है, अब आवर्त सारणी में से आप तत्वों के नंबर भी ध्यान रखेंगे साथियों, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, परमाणु, इनके परमाणु संख्या के बारे में आप इससे याद कर सकते हैं। इस प्रकार से याद करते हैं, जैसे इधर से हम करें तो अपनी एक ट्रिक होती है इसको किसे कि हे लीला ना कर रो से फरियाद, बेटा मांगे, इधर की तरफ ये वाला बेरिलियम, ये तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से। और इनको याद रखते हैं कैसे? बैगन, आलू, गाजर, इनको तोलो। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस प्रकार से। और ओल्ड स्टाइल से TPO, इस प्रकार से इनको याद रखते हैं साथियों। आप इनको याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था? तो हरियाणा राज्य में वो प्रसिद्ध युद्ध जो अहमद शाह तथा मराठों के, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन ए है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1949। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है साथियों, आपको ये याद रखना है। और 1969 क्या है, इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का 1969 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का प्रतीक आपसे पूछा गया है, इसका सही जवाब है, बताइए साथियों, देखिए पोटेशियम का प्रतीक आप क्या बता पाएंगे? तो कहीं आप पी मत बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, के। तो के को हम बोलते हैं पोटेशियम का प्रतीक। ये पी तो होता है फास्फोरस का। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 19। ठीक है, और फास्फोरस का होता है 15, और ये एफ ही होता है, ये लोहा, इसका होता है 26, और ये Na होता है सोडियम का होता है 11। तो आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये पूछा गया है, वह अक्षांशीय रेखा जो जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आप इसका शायद सभी सही जवाब बता पाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, ये भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। आइए चित्र की मदद से देख लेते हैं, ये है। ठीक है, हमने आपको अपनी वीडियो में इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। तो वो ट्रिक क्या है हम आप यहाँ बता देते हैं। तो वो ट्रिक थी गरम छ झ प और त्रिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक मंत्र के जैसा है। जैसे मंत्र बोलते हैं ना, ओम चामुंडाय क्लीम क्लीम, इसी प्रकार से इसको बोलेंगे, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम। तो मेरे साथ बोलिए 1-2 बार, तो आपको याद हो जाएगी, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम। तो देखिए किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो ग है, इससे गुजरात, और र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, और मी से, ये मी है गरम छजप त्रिम, तो मी से मिजोरम। ठीक है ना, तो आपको इस ट्रिक की वजह से एक तरफ से याद हो जाएंगे। तो देखिए ये है गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा एरिया, और यहाँ ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। आइए हम और जानते हैं कि हमारे किस प्रकार से ये रेखा होती हैं। तो देखिए हमारी ये रेखा है ऊपर की, ये हमारी कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये है हमारा प्यारा भारत। भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये मध्य
दक्षिण अमेरिका में होकर, अफ्रीका में होकर इस प्रकार से निकलती है। तो कर्क रेखा देखिए कहाँ होकर निकलती है, उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में और एशिया में। और मकर रेखा होती है ये, तो दक्षिण अमेरिका में होकर, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होती है उत्तरी कर्क रेखा, ये उत्तर डिग्री 23.5 डिग्री पर होती है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। और ये जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर पर होती है। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पर होती है। तो सूरज हमारा यहाँ इस प्रकार से जाता है मकर रेखा से, और ये जो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, वो सॉरी भूमध्य रेखा तक, फिर भूमध्य रेखा से मकर तक, और इसी के बीच में ही चलता रहता है। जब सूरज कर्क रेखा पर होता है तब भारत में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, क्योंकि सीधी किरण पड़ती है भारत में। और जब सूरज इधर मकर रेखा पर होती है तो भारत पर तिरछी किरण पड़ती है, तो उस समय भारत में सर्दी होती है। ठीक है, तो मकर रेखा पर होता है तो यानी समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी पड़ती है। ठीक है, जब हमारे भारत में सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो इस समय से इस प्रकार से मौसम विभाजित होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलती है साथियों, अच्छी तरह आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह को कर रहे थे, तब नील की खेती जो थी उसको किस नाम से पहचानते थे, तो बताइए। तो ये तिनकटिया पद्धति थी। ठीक है, तो ये तिनकटिया पद्धति थी, तिनकटिया पद्धति के नाम से नील की खेती को जानते थे। यानी जितना भी हिस्सा होता था, यानी 20 जो था, 20 में हिस्से में से आपको 3 पर नील की खेती करनी होती थी। ये थी तिनकटिया पद्धति थी। ठीक है, तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। साथियों आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, देखिए साथियों प्रैक्टिस सेट से अगर आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं हम आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों देखिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ साथी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है साथियों, और इस वीडियो को शेयर भी करें। जहाँ भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन जगह पर इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। चलिए इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।